कोयल ने जब वसीम के मुंह से उस स्टैचू की रेट सुनी तो उसके होश उड़ गए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने अपने गुस्से के चक्कर में इतनी महंगी चीज तोड़ दी थी। वो प्रशांत से बदला लेने के चक्कर में इतनी अंधी हो गई थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके हाथ से कितनी कीमती चीज टूट गई थी। जब उसने वसीम से माफी मांगने की कोशिश की तो वसीम ने भी उससे उसी की भाषा में बात की और तुरंत अपने घर वालों को फोन लगाने के लिए बोल दिया। अभी तो उसके पिताजी ने उसे फोन पर प्रशांत के चक्कर में फटकारा था। अब अगर वो उनके सामने एक नई मुसीबत लेकर जाती तो उसके पिताजी उसे जान से ही मार देते। सर प्लीज सर, मुझसे गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए सर। कोयल ने फिर से वसीम के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, लेकिन वसीम के ऊपर उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने कोयल की बात सुनने से ही इनकार कर दिया था। जब कोयल हताश हुए सिर्फ उस चादर को ओढ़े गलियारे में खड़ी थी तब उसके पीछे किसी की आवाज आई। कोयल, क्या बात हो गई? कोयल ने घूम कर देखा तो रोशनी और अमित भी वहां पहुंच गए थे। गलियारे में होते शोर की वजह से वो भी अपने कमरे से बाहर निकल आए थे। रोशनी कोयल के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रख उससे पूरा माजरा पूछने लगी। जैसे ही रोशनी के हाथ ने उसके कंधे को छुआ उसके आंसू निकल आए और वो डबडबी सी आंखों से रोशनी की ओर देखते हुए बोली, यार ये स्टैचू टूट गया मेरे से, इसका प्राइस सिर्फ 30 लाख रुपए बता रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर मेरे पापा को इस बात का पता चला ना तो वो मुझे जान से मार ही देंगे यार। रोशनी ने कोयल की बाहों में सुबकते हुए कहा। रोशनी वसीम की ओर देख रही थी। कोयल को इसी बीच ना जाने कैसा झटका लगा और वो वसीम के सामने और जोर से गिड़गिड़ाते हुए बोली, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई सर, और मैं इतना पैसा नहीं दे पाऊंगी सर। आप चाहें तो मैं आपके लिए काम करके धीरे धीरे आपका पैसा चुकता कर दूंगी। मैं सिर्फ आपकी होटल ही नहीं बल्कि आपके घर में भी काम कर लूंगी सर। झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सब आता है मुझे सर। आप बोलोगे तो मैं बच्चों को भी संभाल लूंगी। मुझे बच्चों को पढ़ाने का 6 महीने का एक्सपीरियंस भी है सर। मैं सब कर लूंगी सर। आपकी ड्राइवर भी बन जाऊंगी सर, आपकी क्लीनर भी बन जाऊंगी सर, प्लीज सर प्लीज। इससे पहले कि कोयल इससे आगे कुछ कह पाती, आंसुओं की वजह से उसका गला चोक हो गया था। वसीम देख पा रहा था कि ये बात उसके पिता तक ना जाए, इसके लिए कोयल किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। अगर इस वक्त वसीम उसे रिसेप्शनिस्ट के लिए भी रख लेता तो कोयल मना नहीं कर सकती थी। देखो लड़की, इन सब चीजों से ना कोई बात नहीं बनने वाली है और ना ही ये कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, समझी? तुम बस जल्दी से अपने पेरेंट्स को यहाँ बुलाओ। इस वक्त उनके अलावा और कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है, वसीम ने उसे समझाते हुए कहा। उसे लग रहा था कि कोयल के साथ जो हो रहा था वो बुरा हो रहा था, लेकिन फिर भी वो इस मसले में कोयल की कोई मदद नहीं कर सकता था। होटल अगर उसका खुद का होता तो वो एक बार के लिए सोच भी सकता था, लेकिन वो खुद यहाँ मैनेजर था और इतने बड़े नुकसान को वो अपने मालिक से छुपा नहीं सकता था। लेकिन इधर वसीम की बात सुनकर कोयल के दिल में गुस्सा, नफरत, दुख, घिन और ना जाने कैसे कैसे भाव घर करने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो उसके पिता को ये पूरी बात बता दी तो उसके पिता उसके साथ क्या करने वाले थे, लेकिन उन्हें बुलाने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने प्रशांत की ओर देखा, लेकिन इस बार तो उसने भी कोयल से नजर फेर ली थी। वैसे भी उसने उसके साथ जो किया था उसके बाद तो कोयल भी प्रशांत के साथ कोई मदद नहीं लेना चाह रही थी। उसने अपने सुन पड़ गए हाथों से अपना मोबाइल अनलॉक किया और जैसे ही वो अपने पापा को फोन मिलाने वाली थी तभी पीछे से एक आवाज आई, वसीम जी। सब लोगों की नजर उस आवाज को देखने के लिए दूसरी दिशा में घूम गई। सामने लकी खड़ा था। वहां पर जो हो रहा था उसमें से काफी कुछ लकी पहले ही सुन चुका था और वो पूरा मामला समझ भी गया था। जब कोयल ने लकी को इस तरह अपनी जेब में हाथ डाले खड़े होते देखा तो वो देखती ही रह गई। सर, इससे पहले कि वसीम लकी के आगे कुछ कह पाता, उसने अपनी जेब से एक हाथ निकाला और वसीम के आगे कुछ भी कहने से मना कर दिया। वसीम उसकी हथेली को देखते ही चुप हो गया था। वैसे वसीम जी, आपका ये स्टैचू गिरा है, अच्छा ही हुआ गिरा है, मतलब इसके गिरने से आपको फायदा ही है। उसके चेहरे पर एक झीनी सी मुस्कान सी छा गई थी। जैसे ही सब लोगों ने लकी के मुंह से ये बात सुनी तो उनके तो होश ही उड़ गए थे। 30 लाख रुपए की चीज ऐसे जमीन पर बिखरी पड़ी थी और लकी कह रहा था कि अच्छा हुआ वो बिखर गई। वसीम को उसकी ये बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसे लग रहा था कि अगर लकी ऐसा कुछ कह रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा।
आप कह रहे हैं कि इस स्टैचू के गिरने से हमारा ही फायदा है? क्या आप बता सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वसीम ने लकी से पूछा। बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप मुझे एक बात बताइए, आपकी होटल में ज्यादातर लोग भारत से आते हैं या फिर विदेश से? भारत से, वसीम ने कहा। अब जब आप लोगों की होटल की आमदनी का एक मोटा सा हिस्सा भारत से आता है और आप लोग खुद भी भारतीय हैं, उसके बाद भी आप लोग बाहर के कलाकारों की जेबें क्यों भर रहे हैं? आप बाहर से इतने महंगे स्टैचू मंगवा रहे हैं। आपको मालूम है ना कि हमारा देश आज विकसित हो जाने की राह पर चल रहा है। हम आजाद हो गए हैं, लेकिन पूरी तरह से आजाद नहीं है। हम क्यों अपनी गलियारों को सजाने के लिए बाहर से स्टैचू मंगवाएं, जबकि हमारे कलाकार किसी से कम नहीं है? अब ऐसे में अगर लोगों को पता चल गया कि एक विदेशी स्टैचू के गिर जाने की भरपाई अपने एक भारतीय कस्टमर से मोटा पैसा लिया है, तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। जब ये बात किसी न्यूज चैनल पर आ गई तो आपके शेयर गिर जाएंगे, और जितने का ये पुतला नहीं है उससे ज्यादा का तो आपका नुकसान हो जाएगा। लोग आपके होटल को बायकॉट करने लगेंगे, और इसका नुकसान सिर्फ आपके होटल को ही नहीं होगा, बल्कि बाकी बिजनेस पर भी पड़ेगा। इसलिए मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ कि इस विदेशी स्टैचू से आपको निजात मिली है, ये आपके लिए ही फायदेमंद हुआ है। लकी ने अपनी बात खत्म कर वसीम और बाकी के लोगों को देखा। अभी अभी सब लोगों ने जो सुना, उसके बाद उन्हें हंसी के अलावा और कुछ नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि ये छोटा सा बच्चा उस होटल के मैनेजर को अपनी बचकानी सी बातों से बहलाने की कोशिश कर रहा था। उन्हें मालूम था कि वसीम उसकी बातों में इतनी जल्दी आने वाला नहीं था। इधर कोयल ने जब देखा कि लकी भी वहीं खड़ा था और उसके पक्ष में बात कर रहा था, तो उसे देखकर वो थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी। आज पहली बार उसे लकी का अपने साथ होना अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, कोयल को लगा कि उसने डूबती हुई नाव में 2 और छेद कर दिए थे। अब उसे कोई बचा नहीं सकता था। सभी की नजरें अब वसीम पर टिकी हुई थी। उसने लकी की ओर देखते हुए कहा, मुझे लगता है ये आदमी सही बात कह रहा है। शायद मैं ही कुछ ज्यादा आगे बढ़ गया था। और वसीम आदर के साथ उसके सामने मुस्कुराते हुए देखने लगा। लकी, जो कि अभी तक सबकी आंखों में एक मजाक बना हुआ था, अब सबका उसको देखने का नजरिया ही बदल गया था। हालांकि वो लकी की कही बात को अभी भी पचा नहीं पा रहे थे। उन्हें अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा था कि आखिर वसीम इतना समझदार और अनुभवी आदमी इस छोटे से लड़के की इतनी छोटी सी बात को कैसे मान सकता था। बाकी सब लोगों की हंसी को तो ताला लग गया था। हर कोई सकते में आ गया था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता था। कहीं उसके कान बंद तो नहीं हो गए थे। आपने हमें अच्छी चीज के बारे में याद दिलाया सर। आपने हमारे होटल का एक बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। थैंक यू सो मच, वसीम ने कहा। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ लकी की हाँ में हाँ मिलाने के लिए उसकी बात को मान रहा था। वो समझ गया था कि लकी इस वक्त कोयल को बचाने की कोशिश कर रहा था, और इस वक्त सिर्फ ऐसे ही किसी बेवकूफी भरी बात से उसे बचाया जा सकता था। इसलिए वसीम ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी थी और उसके साथ बेवकूफ बन गया था। तो फिर अब आप कंपनसेशन के बारे में क्या कहने वाले हैं सर? लकी ने जानबूझकर वसीम से पूछा। नहीं सर, कंपनसेशन का तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता। उल्टा मैं तो अब इस लेडी से माफी मांगूंगा और साथ ही इन्हें थैंक यू भी कहूंगा, वसीम ने मुस्कुराते हुए लकी से कहा, और फिर कोयल की ओर बढ़ते हुए बोला, मैडम, मुझे मेरी बदतमीजी के लिए माफ कर देना। आपने हमारे होटल का एक बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया, उसके लिए शुक्रिया। चूंकि आपने हमारा नुकसान होने से बचाया है, इसलिए हमारे होटल की तरफ से आपको 1000 रुपए का डिस्काउंट भी देना चाहूंगा, वसीम ने कहा। पहले तो उसे ऐसा लगा कि शायद लकी इस लड़की को पसंद करता था, और लकी ने उसकी पसंद को, यानी अग्रवाल एंड अग्रवाल की होने वाली मालकिन को नाराज कर दिया था। जैसे ही बाकी लोगों ने वसीम के मुंह से ये सुना, तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया था। वसीम अपनी आंखों के सामने 30 लाख रुपए का ऐसे ही खड़े खड़े नुकसान होने दे रहा था, और न ही सिर्फ वो कोयल को ऐसे ही जाने दे रहा था, बल्कि उसे पैसे भी दे रहा था। ये किस तरह का लॉजिक था जो किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था। कोयल को भी यही लग रहा था कि उसके साथ बस एक मजाक हो रहा था। नहीं, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इतने से पैसों से इनका कुछ होने वाला है, इसलिए आप ये सब तो रहने दीजिए और मामले को रफा दफा कीजिए। वैसे भी काफी देर हो रही है, हम सब लोग काफी थके हुए हैं और हम सब लोगों को नींद भी आ रही है, लकी ने मुस्कुराते हुए वसीम से कहा। जैसे ही लकी ने अपनी बात खत्म की, सब लोग तितर बितर होना शुरू हो गए थे। जब लकी भी वहां से निकलने वाला था, तो उसने वसीम के कंधे को थपथपाया और उसके सामने देखकर मुस्कुराने लगा।
लकी की इस हरकत से वसीम भी काफी खुश हो गया था। हकीकत में तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसने चीजों को ठीक तरह से हैंडल नहीं किया था, लेकिन जब लकी ने उसके कंधे पर ऐसे हाथ रखा तो उसे लगा कि उसने अच्छा काम किया था और लकी उससे नाराज भी नहीं हुआ था। इधर कोयल अपने कमरे में आई और अपने कपड़े को लेकर रात गुजारने के लिए रोशनी के कमरे में चली गई। अमित बेचारे को ना चाहते हुए भी उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जाना पड़ा। कोयल, तुम्हें ना लकी को थैंक्स बोलना चाहिए, वरना तुम ना आज बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली थी, रोशनी ने कोयल से कहा। दोनों रोशनी के पलंग पर लेटे हुए थे। कोयल को अभी भी बहुत सारी चीजों की वजह से डर लग रहा था और इसलिए उसने रोशनी को कसकर गले लगा लिया था। रोशनी कोयल की ओर से उसके जवाब के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोयल थी कि मुंह खोलने का नाम ही नहीं ले रही थी। कोयल, रोशनी ने उसे अपने आप से अलग किया और उसकी आंखों में देखने लगी। उसकी आंखों में देखकर रोशनी को साफ लग रहा था कि उसका लकी से माफी मांगने का कोई इरादा नहीं था। रोशनी ने फिर उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, देखो कोयल, ये बहुत गलत बात है, तुम्हें उससे माफी तो मांगनी ही चाहिए। तुमने देखा ना, तुम इतनी देर से उस मैनेजर के सामने हाथ जोड़ रही थी, पैर पड़ रही थी, यहाँ तक कि उसके लिए काम भी करने को तैयार हो गई थी, लेकिन तब भी वो नहीं माना। वही लकी उसके पास आया, थोड़े से शब्द कहे, 2-4 लॉजिक दिए और उसकी बात एक झटकी में मान गया। तुम्हें क्या लगता है, क्या लकी पहले से यहाँ के मैनेजर को जानता है? नहीं यार, कुछ भी ऐसे मत सोचो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं कि लकी किस तरह के बैकग्राउंड से आता है। अगर वो मैनेजर वसीम को जानता तो इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि वो इस होटल का मालिक होता। अब क्या कोई मालिक अपना ही नुकसान करवाता, और वो भी 30 लाख रुपए का? कोयल ने कहा और हंसकर अपनी गर्दन को ना में हिला दिया। इसके बाद फिर से रोशनी की ओर घूमी और बोली, मुझे लगता है लकी ने जो वो बेकार सी बात कही वो सुनकर मैनेजर का दिल ना पिघल गया था। मेरे पापा भी बिजनेस में है ना, इसलिए मैं जानती हूँ कि वो कैसे उल्टी सीधी बातें करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इसलिए अगर उस मैनेजर ने वो बात मान ली ना तो इसमें लकी का तो कोई लेना देना है नहीं। फिर भी कम से कम वो तुम्हारे लिए बोला तो, तुम्हारे प्रशांत ने तो वो भी नहीं किया तुम्हारे लिए, रोशनी ने उसकी टांग खींचते हुए कहा। कोयल को तो बात चुभी थी, लेकिन उसमें वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने कहा, वैसे इस बारे में हम कल बात करेंगे, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है। वैसे भी आज लकी का लक अच्छा था, इस वजह से हम बच गए। सो चीयर्स टू लकी का लक एंड गुड नाइट, कोयल ने कहा और अपने पास टेबल पर रखी लाइट को बंद कर दिया। अब अगली सुबह कोयल के लिए क्या नया लेकर आने वाली थी? क्या वो लकी से माफी मांगती? क्या क्रांति रायजादा उसका पीछा छोड़ता? अगले दिन रोशनी और कोयल दोनों ही सुबह जल्दी उठ गए थे और वो अपनी जरूरत का कुछ सामान लेने के लिए नीचे जा रहे थे। जैसे ही वो हॉल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि जवान लड़कों का एक गैंग वहीं हॉल में मस्ती कर रहा था और उनकी मस्ती करने की वजह से हॉल की एक घड़ी टूटकर नीचे गिर गई थी। जैसे ही उसके नीचे गिरने की आवाज आई, इधर से वसीम फिर से अपनी कैबिन से बाहर निकल कर आ गया। उसने उन लड़कों को गुस्से से देखा और फिर बोला, ये तुमने घड़ी तोड़ी है? तुम्हें मालूम है ये घड़ी कितने की है? मैंने 1 लाख रुपए देकर इसे अमेरिका से मंगवाया था, वसीम ने कहा और आगे की बात करने से पहले ही उन लड़कों के मुंह पर बिल दे मारा। जैसे ही लड़कों ने वो बिल देखा, उनकी धड़कन तो तेज हो गई थी। इन चीज का पूरा पैसा उनके बाप से वसूलेगा, लेकिन वसीम ने देखा कि अगले ही पल उनके चेहरे पर से चिंता गायब हो गई और वो सभी मुस्कुराने लगे। मैनेजर साहब, हाँ, मैंने ये घड़ी तोड़ी है, उनमें से एक लड़की ने आगे आते हुए वसीम से कहा। असल में कल रात लकी और वसीम के बीच जो नाटक हुआ था, उसको इन सब लड़कों ने भी सुन रखा था और वो वही खेल फिर से वसीम के साथ दोहराने की सोच रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जिस तरह से लकी ने वसीम को अपने झांसे में फंसाया था, उसी तरह से वो लड़के भी उसे बेवकूफ बनाकर निकल जाएंगे। अब जैसा कि मैं इस घड़ी के बिल में देख पा रहा हूँ, ये घड़ी अमेरिका से बनवाई गई है और इसे बनाया अभी अमेरिका में 19वीं शताब्दी में गया है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारा देश विकसित होना चाहता है आज, और अमेरिका से उसका बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है। अब ऐसे में अगर हमने इस घड़ी को तोड़ दिया तो आपके लिए होटल का भला ही न किया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा देश कभी अमेरिका की गुलामी से बाहर ही नहीं निकल पाता, उस लड़के ने कहा और फिर अपने दोस्तों की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। उसने अपनी बात खत्म की और जैसे ही वहां से निकलने वाला था, उसने एक जोरदार गुर्राहट सुनी। उसने देखा कि वसीम उसके पीछे खड़े होकर गुर्रा रहा था। तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे ऐसे ही बेवकूफ बनाकर यहाँ से निकल जाओगे? कल तो मैं इसलिए चुप रहा क्योंकि सर बीच में बोल रहे थे और मैं उनकी बात नहीं टाल सकता था। वो हमारे सर थे और वो जो कह रहे थे हमें वो करना पड़ता है।
लेकिन तुम क्या समझते हो कौन तुम? तुम्हें क्या लगता है यहाँ का मैनेजर वसीम पागल है, गधा है? तुम लोग बहुत समझदार बन रहे हो ना, इसलिए अब मैंने डिसाइड किया है कि अब तुम लोग मुझे 3 गुना ज्यादा पैसा दोगे। अगर तुमने अभी के अभी पैसे नहीं निकाले ना, तो भूल जाना मैं तुम्हें इस दरवाजे के बाहर निकलने भी दूंगा। वसीम ने अपनी टाई को थोड़ा सा ढीला करते हुए कहा और गुर्राते हुए उन लड़कों की ओर देखने लगा जो उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, तुम क्या मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मालूम है मेरे पिताजी कौन है? हम लोग टाइगर्स ग्रुप ऑफ कंपनी के इकलौते मालिक हैं और मेरे पिताजी के पास तुम लोगों से 10 गुना ज्यादा पैसा है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, मेरे पिताजी के बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं। उनका बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों के साथ उठना बैठना है, समझे ना? उस लड़के ने उल्टा वसीम के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन वसीम के ऊपर इस चीज का जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था और बल्कि उसकी वजह से उसका गुस्सा और काफी बढ़ गया था। उसने उस लड़के को घूर कर देखा और 2 कदम उसके पास आकर बोला, तेरा बाप न कोई भी हो, मैं उससे भी यही बोलूंगा कि अभी के अभी मेरे 3 गुना पैसे यहाँ रख और अपनी सड़ी सी शक्ल वाली औलाद को यहाँ से ले जा, समझा? चल अब जल्दी से उसे बुला। वसीम ने कहा, अच्छा, लगता है तेरे घर में तेरी बीवी बच्चे नहीं है और तुझे ना मरने की बहुत ज्यादा ही जल्दी मच रही है। तो ठीक है, मुझे क्या, मैं तेरी ये भी विश पूरी कर देता हूँ, लेकिन याद रखना अगर बाद में अपने घुटने पर भी बैठेगा ना और नाक भी रगड़ेगा तो भी ना उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं बता रहा हूँ जो तेरे साथ होने वाला है ना उसके लिए तू खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा। उस लड़के ने वसीम जैसे भद्र आदमी से जवानी के जोश में बदतमीजी करते हुए कहा और फिर अपनी जेब से फोन निकालकर अपने पिता को फोन मिलाते हुए बोला, हेलो पापा, मैं जिस होटल में आया था ना उसके मैनेजर ने मुझे यहाँ पकड़ लिया है। अरे कुछ नहीं हुआ, मेरे हाथ से उसकी कोई सड़ी सी घड़ी टूट गई थी और अब वो मुझसे इसके 3 गुने पैसे मांग रहा है, वरना कह रहा है कि ये मुझे यहाँ से बाहर भी नहीं निकलने देगा। हाँ, ये आपके बारे में भी उल्टी सीधे बातें कर रहा है पापा। उस लड़के ने अपने पिता के कान भरते हुए कहा। वसीम उसे घूर कर देख रहा था और उसकी सारी बातें को रिकॉर्ड भी कर रहा था। वो लड़का बहुत ही बदतमीज था और उसकी बदतमीजी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। उसने फोन पर अपने पिता से आगे कहा, पापा मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि इस आदमी को अपनी जान की कुछ पड़ी नहीं है और ये ना मरना चाहता है। अच्छा, इसकी बातों से मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। क्या नाम है, जरा मुझे नाम बता दो, मैं अभी वहां पर आता हूँ। उसके पिता ने अपने बेटे को सपोर्ट करते हुए कहा, पापा इसका ना नाम वसीम खान है और मैं अभी होटल शेयरिंग में खड़ा हूँ। उस लड़के ने कहा, क्या नाम बताया तूने? वसीम खान, और वो भी शेयरिंग होटल से? अचानक उस लड़के के पिता की आवाज में घबराहट आ गई थी। उस लड़के को लग रहा था कि फोन की दूसरी ओर उसके पिता की आवाज कांपने लगी थी। इधर अपने ही पिता की ऐसी हालत देखकर वो लड़का भी घबरा गया और बोला, क्या हुआ पापा? आप ठीक तो है? कुछ बात है क्या? गधे, नालायक, बेवकूफ, तू जानता है तू किससे उलझने की कोशिश कर रहा है? अरे वो वसीम खान है, शेयरिंग होटल का मैनेजर। माफी मांग अभी उनसे, अभी के अभी उस आदमी से माफी मांग, चल। उस लड़के के पिता ने उल्टा उस लड़के के ऊपर चढ़ते हुए कहा। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा था। आखिर उसके पिता उससे ही माफी मांगने के लिए क्यों कह रहे थे? अरे पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ये आदमी तो सीधा सीधा मुझसे 3 गुना ज्यादा पैसे मांग रहा है और उसके बाद भी धमकी भी दे रहा है। उस लड़के ने फिर से अपने पिता को पूरी बात समझाते हुए कहा, जो भी मांग रहे हो उन्हें दे दो। अगर वो कह रहे हैं 3 गुना तो 3 गुना, और अगर वो कह रहे हैं 4 गुना तो 4 गुना। उनसे आगे कोई बहस मत करना, समझे? और हाँ, तब तक वहां से घर वापस आने की जरूरत नहीं है जब तक वसीम तुझे माफ नहीं कर दे। अगर पैसा देने के बाद भी उन्होंने तुझे माफ नहीं किया ना तो किसी भी हालत में घर मत आना, समझा? उसके पिता ने कहा। वो लड़का भी अपने पिता की बात समझ गया था। वो इतना बेवकूफ भी नहीं था कि अपने पिता की कही बात को नहीं मानता। वो समझ गया था कि वसीम खान कोई बड़ा आदमी था और उसको नाराज करना दोनों बाप बेटे को बहुत भारी नुकसान पड़ सकता था। अब इधर वो लड़का वसीम के पास गया और उसकी ओर देखते हुए बोला, वसीम अंकल, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको बहुत उल्टी सुल्टी बातें की और ना जाने क्या क्या बोल दिया। उसके लिए आप प्लीज मुझे माफ कर दो
और आप मुझसे 3 गुना कंपनसेशन मांग रहे थे ना। ठीक है, मैं अभी के अभी सारा पैसा देने के लिए तैयार हूँ अंकल, उस लड़की ने कहा और वसीम के सामने हाथ जोड़कर गर्दन झुका दिया। वो जितना हो सकता था उतनी नरमी से वसीम खान से बात करने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि अगर इससे भी वसीम का गुस्सा शांत नहीं होता तो वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाएगा। यहाँ खड़े होकर मुझे अपनी घटिया सी शक्ल मत दिखाओ, वहां रिसेप्शन पर जाओ और वहां पैसा दो, निकलो यहाँ से, बदतमीज कहीं के, वसीम ने कहा और बिना उसकी ओर देखे वहां से निकल गया। उसका वो क्रूर शब्द भी इस वक्त उस लड़के के कानों में किसी मधुर संगीत की तरह गूंज रहा था। भले ही कड़वे शब्द में ही सही, लेकिन वसीम खान ने उसे माफ कर दिया था। उसके लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या ही हो सकती थी। चलो यार, जान बची, उस लड़के ने कहा और अपने दोस्तों के साथ सीधा रिसेप्शन की ओर जाने लगा। जो लोग खड़े होकर इस तमाशे को देख रहे थे वो भी अब धीरे धीरे गायब होने लगे थे। जैसे ही वसीम 2 कदम आगे बढ़ा और उसके सामने से भीड़ छटी, तभी जाकर वसीम ने देखा कि कोयल और रोशनी भी वहीं पर खड़े थे। उसे मालूम नहीं था कि वो दोनों भी उसकी सारी बातें सुन रहे थे। उसने जोश जोश में ना जाने क्या क्या बोल दिया था और अब वो मन ही मन अपने आप को गालियां दे रहा था। अरे आप दोनों भी यहीं पर हो, वसीम ने आगे से चलकर उन दोनों से बात करते हुए कहा। लेकिन इससे पहले रोशनी और कोयल ने जो अपनी आंखों से देखा था उसे देखकर वो दंग रह गई थी। आज भी उस आदमी के साथ वही हुआ था जो कल हुआ था, और इस लड़के ने सिर्फ 1 लाख का नुकसान किया था, जबकि कोयल ने इसका 30 गुना नुकसान उस आदमी का कर दिया था। फिर भी उस आदमी ने इस लड़के से 3 गुना पैसे लिए और कोयल को यूं ही छोड़ दिया। ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। और तो और उस लड़के ने यह भी कहा कि उसके पिता टाइगर ग्रुप के मालिक थे और उनकी पहुंच काफी ऊपर तक थी। फिर भी वो आदमी वसीम खान से डर गया। आखिर वसीम खान ऐसा कैसा आदमी था? वो सिर्फ इस होटल का मैनेजर ही तो था, और अगर वो इतना ही बड़ा आदमी था तो फिर उसने कल कोयल को ऐसे ही क्यों छोड़ दिया था? अरे वसीम जी, क्या हो रहा है? ठीक इसी वक्त लकी ने वहां पहुंचकर वसीम से पूछा। वो अभी उठा ही था और अपने शरीर को जगाने के लिए अंगड़ाई ले रहा था। अब वसीम का लकी को देखते ही मुंह मानो सिल गया था। जो अभी हुआ अगर उसके बारे में उसे वो बता देता तो इससे ये साफ पता चल जाता कल वो लकी के साथ मिलकर सिर्फ एक नाटक कर रहा था। लेकिन उसे मालूम था कि लकी अपने पहचान को किसी के सामने नहीं आने देना चाहता था। वो चाहता था कि उसकी पहचान सबसे छुपी रहे, खास तौर पर उसकी दोस्तों से। कल जो आपने बात कही उसके बाद मैं सोच रहा था कि मेरे होटल में साज सज्जा की जितनी भी विदेशी चीजें हैं उन्हें मैं होटल से बाहर जाकर तुड़वा दूं। ये घड़ी भी मैंने इसलिए ही निकलवा कर तुड़वाई है सर। वसीम ने लकी की पहचान को बचाने के लिए रोशनी और कोयल के सामने साफ झूठ बोलते हुए कहा। वो जानता था कि रोशनी और कोयल ने उसकी बातों को अभी वहीं खड़े रहकर सुन लिया था, लेकिन अभी उसके पास ये झूठ बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। फिर भले ही वो बाद में लकी से अकेले में मिलकर माफी मांग लेता, लेकिन इधर जब रोशनी और कोयल ने वसीम के मुंह से ये बात सुनी तो उनके कान मानो खड़े के खड़े ही रह गए। कोयल को तो उसके कानों के ऊपर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो चाहकर भी उसे अपने आप को इस बात के लिए मनाने के लिए राजी नहीं थी कि ये जो कुछ भी हो रहा था उससे लकी का सीधा कोई लेना देना नहीं था। कोयल जितनी कोशिश कर रही थी उसे उतनी ही दिक्कत हो रही थी। अब इधर वसीम उन लोगों की आंखों के सामने सफेद झूठ बोल रहा था। वो दोनों साफ देख पा रही थी कि वो आदमी लकी से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो दोनों आगे की अपनी बातों में लग गए, इधर रोशनी और कोयल भी बाहर निकल गए। वो दोनों ही एक दूसरे से कुछ बात करना चाह रहे थे। कोयल, तूने देखा लकी के सामने आते ही उस मैनेजर का एटीट्यूड कैसे बदल गया था? उसे ना असल में ये भारत विदेशी जर्मनी की पॉलिटिक्स से कोई मतलब ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि उसने कल तुझे भी सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि लकी तेरे फेवर में बोल रहा था। मैं कल रात में कह रही थी ना तुझे, लकी और इस मैनेजर का आपस में कोई कनेक्शन है। मुझे तो लग रहा है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को पहले से जानते हैं। रोशनी ने कोयल से कहा। हाँ यार, तू जो कह रही थी ना, अब मुझे भी वैसा ही फील हो रहा है, लेकिन मुझे तो लकी के ऊपर बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा। तूने अपनी आंखों के सामने देखा ना कि लकी हम सबके सामने कॉलेज में कितनी गरीबों की तरह रहता है।
कोयल ने कहा और बीच में ही अपनी बातों को रोक कर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, देख अभी भी हम ये नहीं कह सकते मैटर क्या है, इसलिए बेटर है कि हम छुपकर इन चीजों का पता लगाते हैं कि आखिर बात क्या है। अगर वो हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा होगा तो वो बाहर आ जाएगा और जल्दी उसका भांडा भी फूट जाएगा। कोयल ने कहा और दरवाजे के अंदर देखने लगी। ठीक है, लेकिन तुझे भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जब वो बाद में तुझे मिलेगा ना तो तुझे उसे थैंक यू बोलना ही पड़ेगा। रोशनी ने थोड़ी सी जिद करते हुए कहा। कोयल ने भी उसकी बात में अब हाँ में गर्दन हिला दी और दोनों अंदर की ओर जाने लगे। अमित और लकी ने पहले से ही एक कैब बुक कर ली थी और वो लोग यहाँ से कॉलेज जाने के लिए रवाना होने वाले थे। जब वो प्रशांत को बुलाने के लिए उसके कमरे में गए तो उसने देखा कि प्रशांत तो कब का गायब हो चुका था। ये कहाँ चला गया? लकी ने पूछा। जाने दो जहां गया है, कोयल ने बहुत ही रूखे अंदाज में कहा। जिस तरह से कोयल बोल रही थी उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। लकी को लग रहा था कि प्रशांत ने कोयल को उसकी सच्चाई बता दी थी, शायद इसलिए वो उससे इतनी उखड़ी हुई थी। फिर सब लोगों ने अपना अपना सामान लिया और गाड़ी में जाकर बैठ गए। गाड़ी में बैठने के बाद से ही कोयल हर थोड़ी देर में लकी को देखे जा रही थी। उसका मन तो यही कर रहा था कि वो लकी को थैंक यू बोल दे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसे आगे आकर थैंक यू बोल सके। कोयल लकी को देखकर ये मान ही नहीं पा रही थी कि ये लकी कोई और ही लकी था। ये वो था ही नहीं जो अपने आप को दिखा रहा था। दिल्ली की चिलचिलाती हुई धूप में कब उनकी गाड़ी कॉलेज के बाहर आकर खड़ी हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। पूरे रास्ते कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। जैसे ही कोयल और बाकी लोग गाड़ी से बाहर निकले, लकी ने अमित से कहा, सुन अमित, तू रोशनी को ले जा, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं वो करके आता हूँ। अब तो वो बस जल्द से जल्द राधिका से मिलना चाहता था और वो उसे विला दिखाना चाहता था। लकी से रहा नहीं जा रहा था और वो जैसे ही गाड़ी से उतरकर राधिका के हॉस्टल की ओर जाने लगा तभी रोशनी ने कोयल को इशारा किया। वो समझ गई थी कि कोयल क्या कहना चाह रही थी, इसलिए उसने गहरी सांस ली और बड़ी हिम्मत करते हुए बोली, लकी। ये आवाज सुनकर लकी, जो कि कुछ एक कदम आगे निकल गया था, वो फिर से मुड़कर कोयल के सामने देखने लगा। कोयल ने भी एक दो कदम उसकी दिशा में बढ़ाए और हिचकिचाते हुए बोली, लकी, कल जो भी हुआ, मतलब गलियारे में जो स्टैचू वगैरह थिंग उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। कोयल ने हल्की सी हकलाहट के साथ कहा, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, चलो तुम लोग जाओ, मुझे भी देर हो रही है, बाय। लकी ने कहा और दौड़ते हुए वहां से निकल गया। कोयल को लगा कि उसके माफी मांगने और ना मांगने का कोई फायदा ही नहीं हुआ था। उसे लग रहा था कि वो इतने बड़े घर की बेटी होने के बाद भी लकी जैसे गरीब इंसान को थैंक यू बोल रही थी, तो भी लकी को उसकी कोई परवाह नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था कि लकी ने उसकी बात को सुनकर अनसुना कर दिया था। जैसे ही वो उसकी ओर पीट करके जाने लगा, कोयल को लगा कि वो बहुत छोटी हो गई। लकी ने एक बार भी उसकी आंखों में देखा तक नहीं था। इधर लकी ने वहां से निकलते ही सबसे पहले राधिका को फोन किया और उससे पूछा कि वो कहाँ है। राधिका ने उसे बताया और वो दौड़ते हुए उसके पास चला गया। वो अपने डिपार्टमेंट के पास ही खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटी सी नोटबुक थी और वो उसमें कुछ नोट्स बना रही थी। लकी भागता हुआ उसके पास गया और उसके हाथों में रखी कॉपी को देखते हुए बोला, क्या लिख रही हो राधिका? लकी ने हांफते हुए कहा और देखने के लिए उसके हाथ से कॉपी ले ली। लकी ने देखा कि उसकी कॉपी में 10 ऐसे लोगों के नाम और नंबर लिखे थे जो रेंट पर कमरा देते थे। उसने हर कमरे वाले के अलग अलग उसके कमरे का साइज, बाकी फैसिलिटीज और किराया भी लिख रखा था। राधिका, तुम खुद इतने सारे कॉन्टैक्ट्स ढूंढ कर लाई हो? लकी ने राधिका से पूछा। राधिका ने उसकी ओर देखा और हाँ में सिर हिलाया, फिर बोली, हाँ, अगर ब्रोकर को बोलने जाओ तो उसका कट वो अलग ले लेता है। 1 महीने का किराया, 1 महीने का एडवांस, मेरे पास देने के लिए इतने पैसे नहीं है यार, इसलिए मैं खुद ही ये सब ढूंढने चली गई थी। वैसे भी करने के लिए कुछ था नहीं। राधिका ने लकी से अपनी कॉपी ली और उसे देखकर मुस्कुराने लगी। जिस तरह से राधिका मुस्कुरा रही थी उसे देखकर लकी को फिर से उस पर प्यार आने लगा था। वैसे भी आज वो उसे 2 दिन के बाद देख रहा था और 2 दिन उसने अपने विला की खबर के साथ कैसे गुजारा ये बात सिर्फ वही जानता था। वैसे अब तुम्हें सब चीज की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं ना। और वैसे भी इन सब एड्स पर और मकान मालिकों पर ना ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए।
कल को अगर इन्हें कोई तुमसे ज्यादा रेंट देने वाला मिल गया ना तो ये तुम्हें बाहर निकालकर उसे अपना कमरा दे देंगे। फिर से तुम्हें दोबारा कमरा ढूंढना पड़ेगा और दुनिया जहान के तमाम झंझट। लकी ने कहा और राधिका की उस नोटबुक को बंद कर दिया। अच्छा, तो फिर मुझे अब क्या करना चाहिए? या तुम ही आ गए हो तो तुम ही मेरे लिए क्या करने वाले हो, बताओ? राधिका ने लकी से पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लकी उसे ऐसा कौन सा सॉल्यूशन देने वाला था जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। लकी उसे मुस्कुराते हुए देखे जा रहा था और राधिका को लग रहा था कि वो 2 दिन से उससे मिला नहीं था, इसलिए शायद पागल हो गया था। वैसे हंसते हुए काफी क्यूट लग रहा था। राधिका से रहा नहीं गया और उसने प्यार से लकी के गालों को खींच दिया। लकी शर्मा गया और अपनी गर्दन नीचे कर मुस्कुराने लगा। तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए कमरा ढूंढा है, उसका किराया भी बहुत ही कम है। कमरा गोल्डन लीफ हाउसिंग के पास है, हम लोग ऑटो लेते हैं और कमरा देख कर आते हैं, चलो। लकी ने राधिका से कहा। गोल्डन लीफ हाउसिंग के पास सस्ता कमरा? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना लकी? राधिका को पहले तो ये सुनकर लकी के ऊपर बहुत प्यार आया कि उसने एक कमरा ढूंढ लिया था, लेकिन वो खुद भी जानती थी कि गोल्डन लीफ हाउसिंग वाला इलाका कितना महंगा इलाका था और वहां किराए पर कोई सस्ता घर मिल पाना नामुमकिन था। हाँ बाबा, मैं खुद देख कर आया हूँ, अब चलो भी। वैसे भी गोल्डन लीफ हाउसिंग यहाँ से ज्यादा दूर थोड़ी है और मुझे लगता है कि वो कमरा ना तुम्हें बहुत पसंद आएगा, देखना। लकी ने कहा और उसके हाथ बाहर आ गए। जैसे ही लकी हाथ देकर ऑटो रुकवाने वाला था, राधिका ने फिर से उसे रोका और बोली, पास में है तो ऑटो का पैसा क्यों लगाना, पैदल ही चलते हैं ना। राधिका ने लकी से कहा। उसे सिर्फ अपनी जेब की चिंता नहीं थी, उसे लकी की भी चिंता थी। वो जानती थी कि लकी की भी जेब टाइट थी, इसलिए वो उसका फिजूल खर्च नहीं करवाना चाहती थी। जैसे ही लकी ने उसके मुंह से ये बात सुनी, एक बार के लिए उसका मन किया कि वो राधिका के गालों को प्यार से चूम ले, लेकिन उसने अपने आप को रोका और उसका हाथ पकड़कर पैदल चलने लगा। उसे लग रहा था कि पैदल चलते चलते ये लोग एक दूसरे से ढेर सारी बातें कर सकते थे। अचानक से चलते चलते राधिका के मुंह से आवाज आई। वो लोग थोड़ी ही दूर चले थे और इतने में राधिका ने अपने पैरों को पकड़ लिया था। क्या हो गया राधिका? लकी ने घबराते हुए पूछा और उसके पैरों को देखने के लिए नीचे झुक गया। उसे लग रहा था कि राधिका के पैरों में कोई कांटा चुभ गया था। राधिका ने उसके हाथों को अपने पैरों पर से हटाया और बोली, मुझे लगता है ना कि मेरा पैर जवाब दे रहा है, मैं 5 मिनट भी नहीं चल पाऊंगी। राधिका ने कहा। उसके चेहरे पर उसका दर्द साफ दिखाई दे रहा था। कमरा ढूंढने के लिए वो आज सुबह से ही चले जा रही थी। वो सुबह 5:30 बजे ही उठ गई थी और 6 बजे से कमरे की तलाश में निकल गई थी। उसे चलते चलते 4 घंटे से ज्यादा हो गए थे और फिर उसने एक क्लास भी अटेंड कर ली थी। अब ऐसे में उसके पैर नहीं दुखते तो और क्या होता। लकी ने उसे देखा और उसके चेहरे पर भी वही दर्द उभर आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की की तकलीफें झेलने की लिमिट क्या थी। चलो, मैं तुम्हें उठा लेता हूँ, लकी ने कहा और उसके आगे अपने घुटनों को मोड़कर बैठ गया। राधिका को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये लकी क्या कर रहा है। उसे लग रहा था कि वो पागल हो गया था, लेकिन तब तक लकी उसे उठाने के लिए नीचे बैठ चुका था और इंतजार में उसकी ओर देख रहा था। राधिका उसे देखकर मुस्कुराई और फिर उसकी पीठ पर जाकर बैठ गई। लकी खड़ा हुआ और उसे उठाकर चलने लगा। लकी की मजबूत पीठ पर ऐसे लदने में राधिका को काफी आराम महसूस हो रहा था। इधर लकी ने भी अपने दोनों हाथों से राधिका के पैरों को पकड़ रखा था। शुरुआत में तो उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो उसके सौम्य स्पर्श को अपने हथेलियों पर महसूस कर पा रहा था। राधिका का शरीर काफी हल्का था। लकी को लग रहा था कि उसका वजन 50 किलो से ज्यादा नहीं था। लकी का हाथ जैसे जैसे उसके पैरों को छूता जा रहा था, वैसे वैसे उसका मन कर रहा था कि वो उसे और ज्यादा छुए। लकी, ये क्या कर रहा है तू यार? अगर राधिका को तेरी इंटेंशन समझ आ गई ना तो। लकी ने अपने आप को रोकते हुए कहा और खुद को ही समझाने लगा। वो अपने हाथ को रोकना भी चाह रहा था और उससे अपना हाथ रोका भी नहीं जा रहा था। ऐसे में लकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। थोड़ी ही देर के अंदर उसने अपने हाथ को काबू में कर लिया और इससे पहले कि वो फिर से फिसलने लगता, लकी तेजी से गोल्डन लीफ हाउसिंग की ओर बढ़ने लगा। जब वो लोग गोल्डन लीफ हाउसिंग पहुंचे तो लकी कॉलोनी के गेट के आगे आकर रुक गया। राधिका, रूम आ गया है, उतरो उतरो राधिका, लकी ने बिना उसकी ओर देखते हुए कहा। लेकिन उसके कहने के बावजूद भी राधिका उतर नहीं रही थी। लकी को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। फिर उसने महसूस किया कि उसके कंधे पर राधिका की गर्म गर्म सांसें तेजी से चल रही थी।
लकी ने थोड़ा सा घूम कर देखा तो पाया कि राधिका उसके कंधे पर ही सो गई थी। लकी ने उससे आगे कुछ नहीं कहा और उसे अपने साथ उस छोटे वाले वेले के पास ले गया। अंदर जाने के बाद लकी ने उसे पलंग पर लेटा दिया। लकी उसके सोते हुए चेहरे को देख रहा था। वो काफी सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे पर सोते हुए भी एक हल्की सी मुस्कान बनी हुई थी, जिसे देखकर लकी का मन कर रहा था कि वो उसके गालों को चूम ले। लकी से रहा नहीं गया और वो उसके पास बैठकर ही उसे सोता हुआ देखने लगा। बीच बीच में वो उसके चेहरे के ऊपर आते हुए बालों को भी हटा देता। लगभग 1 घंटे के बाद राधिका की नींद खुली। उसने देखा कि लकी उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। जैसे ही उसने लकी को अपने इतने पास देखा, उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। वो उछलकर पलंग पर बैठ गई। फिर उसने अपने आसपास देखा। बड़ा सा हवादार कमरा, भूरे रंग की लकड़ी से बने दरवाजे, सुंदर सा पंखा और बड़ी सी खिड़कियां। राधिका ने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा कोई कमरा देखा था। ये हम कहाँ आ गए लकी? राधिका ने पूछा। इतना सब कुछ देखकर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये वही कमरा है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था। तुम्हें किराए की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरे दोस्त का ही घर है। वो ना अभी कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ है और कोई भरोसा नहीं है कि कब लौटे। प्रोजेक्ट के लिए वो आउट ऑफ कंट्री गया हुआ है। ऐसे में जब तक वो नहीं आता तुम यहाँ पर आराम से रह सकती हो, लकी ने कहा। पर मुझे नहीं लगता कि ये ठीक रहेगा लकी, तुम समझ रहे हो ना? राधिका ने बुदबुदाते हुए कहा। हालांकि उसे घर तो अच्छा लग रहा था, लेकिन वो उसमें रहने में थोड़ा सा घबरा रही थी। अरे इसमें क्या दिक्कत है? मेरे अपने दोस्त से बात हो गई है, उसने कहा है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लकी ने कहा। और इससे पहले कि राधिका अपने मन में कुछ ख्याल लाती, लकी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ पूरा घर दिखाने के लिए ले गया। पूरा घर दिखाने के बाद लकी ने उसे सोफे पर बैठाया और बोला, तुम्हें घर पसंद आया राधिका? हाँ, बहुत ज्यादा, राधिका ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें घर पसंद आ गया है। अब मैं तुम्हें और एक जगह दिखाता हूँ, लकी ने कहा और फिर से उसे कहीं ले जाने के लिए खड़ा हो गया। अब हम कहाँ जा रहे हैं? राधिका ने पूछा। अरे चलो तो सही, सब पता चल जाएगा, लकी ने कहा और राधिका का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ उस विला के बाहर ले गया। बाहर आकर उसने दोस्तों के लिए ऑटो बुक किया और जलसा मॉल के लिए निकल गया। लकी ने जैसे ही उसके सामने उस जगह का नाम लिया, राधिका चौंक गई। उसे लग रहा था कि लकी उसके लिए वहां से कुछ खरीदने वाला था। वो जानती थी कि जलसा मॉल एक बहुत ही महंगा मॉल था और लकी वहां से कुछ खरीद पाता ये उसके बस में नहीं था। उसने लकी को भी ये बात समझाने की कोशिश की, लेकिन लकी ने हट पकड़ते हुए कहा, अरे तुम चिंता क्यों करती हो, तुम बस मेरे साथ चलो तो सही। राधिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी उससे क्या चाह रहा था, इसलिए वो चुपचाप उसके साथ उसके पीछे चलने लगी। थोड़ी ही देर बाद लकी कपड़ों के उस शोरूम के बाहर आकर खड़ा हो गया था, जिसमें रागिनी उसे लेकर आई थी। कंपनी के ऑर्डर थे कि लकी यहीं से अपने काम की शुरुआत करे। इससे पहले कि लकी अंदर घुसता, बाहर खड़ी राधिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी धड़कन बढ़ती जा रही थी। आखिर लकी उससे चाह क्या रहा था? क्या राधिका लकी के साथ आने से मना कर देती, या लकी उसे मनाने के लिए अपनी सच्चाई उसे बता देता? राधिका कभी इतने बड़े मॉल में आई ही नहीं थी। उसे लगता था कि इस तरह के मॉल उसके लिए नहीं बने थे। उसे कपड़े भी खरीदना होता तो वो दिल्ली के सबसे सस्ते बाजार से अपने लिए कपड़े लाती थी। हालांकि राधिका की पसंद की हर कोई दाद देता था, लेकिन उसके कपड़ों की कीमत काफी कम हुआ करती थी। क्या हुआ, चलो ना, लकी ने कहा और राधिका की आंखों में देखने लगा। वो देख पा रहा था कि उसे घबराहट हो रही थी, लेकिन लकी के रहते उसे घबराने की क्या जरूरत थी। जब राधिका के पैर वहां से हिलने को राजी भी नहीं हो रहे थे, तो लकी ने उसे अपने साथ खींचा और उसे सीधा दुकान के अंदर ले गया। उस शोरूम का मैनेजर गणेश दुकान के एक कोने में खड़ा था। उसने दूर से ही देखा कि एक लड़का और एक लड़की बहुत ही साधारण से कपड़ों में उसकी दुकान के अंदर घुस आए थे। जैसे ही गणेश की नजर उनके कपड़ों और उनके जूतों पर गई, तो उसकी त्योरियां चढ़ गईं। उसे मालूम था या तो वो लोग सिर्फ कपड़े देखकर उनके मजे लेने आए थे, या फिर उन्हें ट्राई कर उनके साथ सेल्फी लेने आए थे, या फिर वो लोग एसी की हवा खाने आए थे। वो कुछ खरीदने वाले नहीं थे, ये चीज तो तय थी। इससे पहले कि वो बाकी कस्टमर्स का मूड खराब करते, गणेश उन दोनों को जल्दी से जल्दी टरकाने के लिए उनकी दिशा में बढ़ने लगा। हेलो सर एंड मैडम, गणेश ने कहा। लकी और राधिका की पीठ उसकी ओर थी। इससे पहले कि वो दोनों घूमकर गणेश की ओर देखते, गणेश ने फर्राटे से कहा,
सर हमारे पास यहाँ पर ड्रेस 5,000 से शुरू हो रही है और मैक्सिमम रेंज 10,000 की है। तो क्या मैं आपका बजट जान सकता हूँ ताकि मैं आपको उस हिसाब से ड्रेस दिखा सकूं? ये गणेश की चाल थी। वो रेट बताकर ही ऐसे कस्टमर्स को बाहर करवा दिया करता था जिनके बारे में वो जानता था कि वो लोग कुछ नहीं लेने वाले थे। इधर गणेश ने अपनी बात खत्म की और उधर लकी ने उससे घूम कर देखा। गणेश को 1 सेकंड को तो लगा, लेकिन उसके बाद वो पहचान गया था कि जिसे वो कपड़े की रेट बता रहा था वो खुद गणेश को यहाँ काम के पैसे दिया करता था। आप? गणेश के मुंह से लकी को देखकर निकला। उसे वो दिन याद आ गया जब रागिनी उसे उसके साथ लेकर आई थी। गणेश लकी को देखते ही हड़बड़ा गया था। इधर गणेश के मुंह से ये सब सुनकर राधिका भी डर गई थी। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभी की अभी लकी का हाथ पकड़े और उसे अपने साथ यहाँ से बाहर ले जाए। वो इतने महंगे कपड़ों पर अपने पैसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी। लकी चलो यहाँ से, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, राधिका ने कहा। लेकिन लकी अपनी जगह से हिलने को तैयार ही नहीं था। उसने राधिका की ओर देखा और बोला, तुम्हें पैसे की चिंता हो रही है ना? चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं, लकी ने कहा। और फिर वो अपने होठों को राधिका के कानों के पास ले जाते हुए बोला, वैसे भी अब तो हम यहाँ पर घुस ही चुके हैं। अब ऐसे में हम बाहर जाएंगे ना तो हमारा बहुत मजाक बनेगा, इसलिए यहाँ से कुछ सस्ता सा खरीद कर बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही लकी ने अपनी बात खत्म की, राधिका उसकी ओर देखकर उसे घूरने लगी। उसे लकी की बात तो ठीक लग रही थी, लेकिन अभी भी उसका दिल बेचैन हुए जा रहा था। यहाँ सबसे सस्ता भी 5,000 रुपए का था और इतना पैसा राधिका बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी। 5,000 में वो ना जाने कितने महीने निकाल सकती थी। लेकिन अब लकी उसे वहां ले ही आया था तो उसके पास मना करने का भी कोई रास्ता नहीं था। लकी ने राधिका का हाथ पकड़ा और उस शोरूम के अंदर घूमने लगा। लकी ने देखा कि वहां पर लड़कियों के लिए एक से एक ड्रेस लगी हुई थी। राधिका को भी वहां लकी ड्रेस काफी पसंद आ रही थी और उसका मन कर रहा था कि वो आज यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग कर ले। मुझे ये वाली दिखाना, हम इसे ट्राई करके देखना चाहते हैं, लकी ने गणेश से कहा। लकी जहां जहां जा रहा था गणेश उसके पीछे पीछे ही चला जा रहा था। राधिका की आंखें एक गुलाबी रंग की ड्रेस पर टिक गई थी और वो उससे नजर नहीं हटा पा रही थी। जब लकी ने देखा कि उसे वो ड्रेस पसंद आ गई थी तो उसने गणेश को देखा, उसे इशारा किया। फिर गणेश उसके लिए वो ड्रेस उतरवाने लगा। अरे नहीं, मुझे नहीं करनी ट्राई, मैं तो बस देख रही थी यूं ही, राधिका ने गणेश को रोकते हुए कहा। ऐसा नहीं था कि उसे वो ड्रेस पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन वो बहुत ही महंगी थी। वो वहां से कुछ सस्ता सा खरीदना चाह रही थी, लेकिन उसकी कीमत ही 9,000 रुपए थी। 9,000 में तो वो आने वाले 5 सालों के कपड़े खरीद सकती थी। तो फिर ये वाली ले लो, इसका कलर भी अच्छा है और इसका डिजाइन भी अच्छा लग रहा है, लकी ने एक हल्के नारंगी रंग की ड्रेस की ओर उंगली रखते हुए कहा। राधिका ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर बोली, नहीं, मुझे इसका कलर ना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा। इसके बाद लकी लगातार राधिका को अलग अलग ड्रेस दिखाता रहा, लेकिन राधिका हर बार कोई ना कोई बहाना देकर लकी को टालने में कामयाब हो जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब लकी को वो बार बार अलग तरह से मना कर रही थी तो फिर वो क्यों उसे ड्रेस पर ड्रेस दिखाए जा रहा था। उसे समझ जाना चाहिए था ना कि राधिका यहाँ से कुछ नहीं खरीदना चाह रही थी। इधर लकी को ऐसा लग रहा था कि अभी तो राधिका यहाँ से कुछ भी नहीं लेने के लिए कह रही थी और अभी वो इतनी चूजी हो रही थी। आखिर ये लड़की चाह क्या रही है, लकी ने अपने आप से पूछा। अब इन सब में गणेश, जो कि लकी के पीछे ही खड़ा था, उसे बड़ा अजीब लग रहा था। पहले तो उसे लग रहा था कि लकी ने रागिनी को अपने साथ रखा हुआ था और उन दोनों के बीच कुछ था, लेकिन जिस तरह से लकी राधिका को कपड़े दिखा रहा था उसे देखकर तो यही समझ आ रहा था कि लकी राधिका को पसंद करता था। यह देखकर गणेश के दिल में उसके लिए इज्जत और बढ़ गई थी। उसे लग रहा था कि लकी उन बड़े बाप के बेटों से तो अलग था जो अपने फायदे के लिए अपनी ही कंपनी की लड़कियों को अपनी उंगली पर नचाते थे। और इधर राधिका उससे भी कमाल की थी। वो लकी के स्टोर में खड़ी थी। वो खुद उसे अपने हाथों से कपड़े दिखा रहा था, लेकिन वो वहां से कुछ भी नहीं लेना चाह रही थी। गणेश, जो कि आए दिन इतनी सारी लड़कियों से मिलता था, वो राधिका की इंटेंशन को समझ गया था। उसे लग रहा था कि अगर राधिका सच में यहाँ से कुछ नहीं खरीदना चाह रही थी तो इसका मतलब था कि वो एक अच्छी लड़की है। वो लकी की जेब के बारे में सोच रही है। ये वाली देखो, ये तो सच में बहुत अच्छी है, इसका रेट भी ज्यादा नहीं है, तुम इसे तो ट्राई करके देखो, लकी ने एक सफेद रंग की ड्रेस की ओर इशारा करते हुए कहा।
अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, राधिका ने कहा। उसे एहसास हो रहा था कि लकी उसके मन की बात जान गया था। उसने उस पैसों की बात को पकड़ लिया था और उसके बाद भी वो उसे एक ड्रेस तो दिलाना ही चाह रहा था। इसलिए राधिका ने नर्वस होकर हाँ कर दी। वैसे भी उस ड्रेस की कीमत बाकियों से कम थी, इसलिए राधिका ने उसे ट्राई करने के लिए हाँ कर दी थी। इधर लकी को भी उसके मुंह से आखिरकार हाँ सुनकर काफी खुशी हो रही थी। उसने उस ड्रेस को खुद अपने हाथों से उठाया और राधिका के साथ ट्रायल रूम की ओर चला गया। वहां पहले से ही कोई था, इसलिए लकी और राधिका बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगे। जैसे ही ट्रायल रूम का दरवाजा खुला तो लकी ने जो देखा उसे देखकर वो चौंक गया। लकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पहले तो लकी को एक सफेद ड्रेस अपने हाथ में पकड़े देखा और फिर राधिका की ओर देखने लगी। जैसे ही उसकी नजर राधिका से मिली तो उसे वो तीखी नजरों से घूरने लगी और बोली, ये कौन है? और ये जो ड्रेस तुमने पकड़ रखी है, ये तुम इसे दिला रहे हो? डिंपल को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो लकी से इतने बड़े शोरूम में मिल सकती है, और वो भी दूसरी लड़की के साथ। जब वो लकी के साथ थी तो लकी शायद ही उसे कभी कपड़े दिलाने के लिए लेकर जाता था। ये तो मेरी दोस्त है, हम इसके लिए यहाँ कपड़े लेने आए हैं, लकी ने अपने आप को शांत करते हुए कहा। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ डिंपल से टकरा जाएगा। दोस्त है? अच्छा, लेकिन तुमने जिस हिसाब से इसकी ड्रेस को पकड़ा हुआ है ना, उससे तो लग रहा है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। डिंपल ने ठंडा सा ताना कसते हुए कहा और फिर गुस्से में लकी को घूरते हुए बोली, वैसे जब मैं तुम्हारे साथ थी तब तो तुम मुझे कभी इतनी महंगी जगह कपड़े दिलवाने के लिए नहीं लेकर आए। मुझमें क्या कांटे लगे हुए थे लकी, और मेरे जाते ही तुम्हारे पास अचानक इतने पैसे आ गए जो तुम इसे अपने साथ यहाँ कपड़े दिलवाने के लिए लेकर आए। कितने दिन से चल रहा है तुम्हारा इसके साथ? कितने दिन से ये तुम्हारे पीछे डोल रही है? देखना कहीं ये अपने कपड़ों के चक्कर में ना तुम्हें नंगा ना करवा दे। डिंपल ने कहा और राधिका की ओर देखने लगी। डिंपल को अभी भी ऐसा ही लगता था कि भले ही उसने लकी को छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी लकी के दिल में उसकी जो जगह थी वो कोई नहीं ले सकता था। भले ही लकी ने उसे लाइब्रेरी के बाहर कितना कुछ सुनाया हो, फिर भी वो अपनी हरकत से बाज नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि राधिका लकी को चलाने की कोशिश कर रही थी, और वो चल भी रहा था। वो उस लड़की को इतना जल्दी इतने अच्छे शोरूम पर कपड़े दिलवाने लेकर आया था। ये बात डिंपल के दिल में कांटे की तरह चुभे जा रही थी। इधर जिस तरह की बात डिंपल ने की थी, उससे राधिका के मन में भी एक गलतफहमी पैदा हो गई थी। उसे लग रहा था कि लकी की पहले से ही कोई गर्लफ्रेंड थी। ये ख्याल आते ही राधिका के तन बदन में आग लग गई। वो हताश सी हो गई और ना जाने क्यों उसके मन में डिंपल के लिए एक तरह की कड़वाहट पैदा हो गई। नहीं, तुम्हें कोई शायद गलतफहमी हो रही है, मैं लकी की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, राधिका ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद राधिका ने मुस्कुराते हुए लकी को देखा और इससे पहले कि ये बात कहीं और जाती, राधिका खुद उस शोरूम के दरवाजे के बाहर निकल गई। अब गणेश को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। उसका बॉस एक लड़की को, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड से कम नहीं लग रही थी, उसे अपने साथ लेकर आया था, और उसे ट्रायल रूम में अपनी दूसरी वाली भी मिल गई थी। उसे लग रहा था कि उसका बॉस सिर्फ लड़कियां घुमा रहा था। वो लकी को वैसा ही समझ रहा था जैसा कि उसने अक्सर बड़े बाप के लड़के को देखा था। बेचारी राधिका, जो लकी से इतने अच्छे से बात कर रही थी और उसकी पसंद की ड्रेस भी ट्राई कर रही थी, लकी उसका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था।